दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने दहाड़ वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमने देखा कि एक सीरियल किलर एक के बाद एक लड़कियों को मार रहा था। उन लड़कियों की लाशें बंद कमरों या बाथरूम में मिलती थी। पुलिस अपनी एडी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आनंद अपने भाई के ससुर, जो कि मंदिर में माथा टेकने आए थे, उनकी छड़ी के साथ छेड़छाड़ कर देता है। फिर जब वे दर्शन करके वापस जाते हैं तो छड़ी के कारण गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। आनंद ने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि अंजलि सिंदूरा के हस्बैंड के ऑफिस में जाती है, लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए वो उसका मोबाइल नंबर ले लेती है। फिर वो दोबारा उसके घर जाती है। उसके पड़ोसी से उसको पता चलता है कि सिंदूरा को हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। फिर मैडम उसको अपना नंबर देती है और कहती है जैसे ही वो आए मुझे कॉल कर देना। ऐसा ही कैलाश जब अपने घर पर काम कर रहा था तब उसकी वाइफ उसको कहती है कि मुझे टेस्ट करवाने हैं, क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? लेकिन वो कहता है मुझे काम है, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, सब कुछ ठीक है। फिर उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। फिर कैलाश उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पापा को फोन कर देती है ताकि वो उसे लेने के लिए आ जाए। जब वो पुलिस स्टेशन में बैठा था तब उसके पास जय के मर्डर की रिपोर्ट आती है। वो जाकर एसएचओ को बताता है कि जय के हेयर ड्रायर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फिर एसएचओ कैलाश को होटल में पता लगाने के लिए भेजता है कि किस किस को जय से परेशानी थी। सबसे पहले वो वंदना से पूछताछ करता है। वंदना बाहर आकर स्टाफ के दूसरे मेंबर को भी भेज देती है। फिर वो सूर्य से रिक्वेस्ट करती है कि तुम पुलिस को मत बताना कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, वरना सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर पुलिस वाले सूर्य से पूछते हैं बताओ किसने मारा जय को। सूर्य पूछता है मारा से क्या मतलब, उसका तो एक्सीडेंट हुआ था ना। कैलाश बताता है कि किसी ने उसके हेयर ड्रायर के साथ छेड़छाड़ की थी, उसका मर्डर हुआ है, कुछ भी पता लगे तो फोन करना। उसके बाद कैलाश जाता है ठाकुर के घर। ठाकुर उसे वो जगह दिखाता है जहां उसने अपनी बेटी को बंद कर रखा था। वो जगह देखकर कैलाश का दिल दुखने लगता है। फिर वो कहता है ठाकुर साहब हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, और फिर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आनंद महेश बनकर आरती से बात करता है और कहता है कि हमें कल रात निकलना होगा, और जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल वैसा ही एक लेटर लिखकर वहां पर छोड़ देना। दूसरी तरफ अंजलि अलग अलग हॉस्पिटल्स में फोन करके पता कर रही थी कि क्या वहां पर कोई सिंधूरा नाम की लेडी एडमिट हुई है। फिर अंजलि को उस हॉस्पिटल का पता चल जाता है जहां पर सिंधूरा एडमिट हुई थी। फिर जब अंजलि वहां जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। फिलहाल वो आईसीयू में है, जब उसे होश आ जाएगा तभी आप उससे बात कर पाएंगी। फिर वो उसके हस्बैंड से बात करती है और उसे कहती है कि जब उसे होश आ जाए तब आप मुझे कॉल कर देना। तभी पुलिस स्टेशन में कैलाश एसएचओ को जाकर बताता है कि मैंने कॉलेज जाकर आनंद की छुट्टियों की एप्लीकेशन निकलवा ली है। उसने जिन जिन तारीख में छुट्टी ली उन तारीखों में किसी न किसी लड़की की लाश मिली है। फिर एसएचओ कहता है केवल इसी बिहाव पर हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, सवाल अब भी वहीं का वहीं है, उसने इतनी सारी लड़कियों को साइनाइड खाने के लिए मनाया कैसे। दूसरी तरफ सूर्य का जमीर जाग जाता है। फिर वो कैलाश के साथ आए पुलिस वाले को फोन करता है और बता देता है कि जय का वंदना के साथ अफेयर चल रहा था। फिर जब ये बात मैडम अंजलि को पता चलती है तो वो सीधा होटल पहुंचती है। वंदना उसको कहती है कि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। अंजलि कहती है सब कुछ बता दिया होता तो मैं फालतू में तेल फूक कर यहाँ नहीं आती, मुझे पता चला है कि तुम्हारा जय के साथ अफेयर था। वंदना कहती है यहाँ लोगों की सोच ही छोटी है, किसी से हंसकर बात कर लो तो अफेयर समझने लगते हैं। अंजलि पूछती है क्या तुम्हारे पति को पता था तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है? ये समय बात छुपाने का नहीं है, सच सच बता दो। वंदना कहती है कुछ हफ्ते पहले ही मैंने उसे बताया था। ये बात सुनकर वो रो रहा था। आप जय की मौत को मेरे हस्बैंड के साथ मत जोड़िए, वो तो एक चींटी भी नहीं मार सकता। फिर अंजलि कहती है तुम्हें कुछ भी बताना हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। फिर रात को आनंद अपने भाई शिव के घर जाता है और कहता है कि रंग जमाए बहुत दिन हो गए हैं। फिर वो पूछता है भाभी कहाँ है। शिव बताता है कि उसके पापा मंदिर की सीढ़ियों से गिर गए थे और उनको चोट लग गई, वो कुछ दिन के लिए वहीं पर गई है। फिर वे दोनों बैठकर पैग शैग लगाते हैं। फिर आनंद कहता है कि पिताजी हवेली की थोड़ी मुरम्मत करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे हैं। शिव कहता है उन्होंने मुझसे तो इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। आनंद कहता है तुम्हें तो पता ही है पिताजी मुझे जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, उनको ये भी पता था मैं तुझसे ही मांगूंगा। फिर शिव कहता है घर पर तो इस समय पैसे नहीं पड़े, मैं एक काम करता हूँ शोरूम जाकर पैसे निकाल लाता हूँ, तब तक आप यहीं रुको। फिर शिव अपने शोरूम के लिए चला जाता है। उसके पीछे से आनंद उसकी अलमारी खोलकर उसकी कार की चाबी निकाल लेता है। फिर जब शिव वापिस आता है तो वो आनंद को पैसे दे देता है। फिर वो आनंद को कहता है कि कल मुझे दिल्ली जाना है, मैं चलकर आराम करता हूँ। फिर उसके जाने के बाद आनंद शराब की बोतल में नशे की दवाई मिला देता है और फिर खुद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो गाँव में जाकर कुछ आदमियों से मिलता है और उनको बॉर्डर पार करने के लिए पैसे देता है।
वो आदमी कहता है जब दूसरी पार जाना हो तो साथ में ज्यादा सामान मत लेना। तभी कासिम अंजलि को आकर बताता है कि एक अंबिका नाम की लड़की के नंबर से किसी आरती को रेगुलर कॉल जा रही है, लेकिन पिछले 48 घंटों से ना तो कोई कॉल और ना ही कोई मैसेज। फिर अंजलि कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ। फिर मैडम अंजलि पूछ पाछ के आरती के घर पहुंच जाती है। फिर आरती दरवाजा खोलती है। मैडम पूछती है क्या तुम ही आरती हो? वो कहती है नहीं, मैं आरती की बहन हूँ, वो तो गाँव गई है नानी के घर। अंजलि कहती है जैसे ही वो आ जाए मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। फिर आरती आनंद को कॉल करती है और बताती है कि अभी अभी यहाँ पर अंजलि नाम की पुलिस वाली आई थी, लेकिन मैंने उसको झूठ बोल दिया कि मैं दिव्या हूँ, आरती गाँव गई है। फिर वो आरती को कहता है कि तू अभी की अभी जयपुर के लिए निकल, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। फिर आरती अपना कुछ सामान बैग में डालती है और पेटी से नोटों की एक गड्डी भी निकाल लेती है। फिर जाने से पहले वो एक चिट्ठी वहां पर रख देती है। शाम को आनंद के बाबूजी उसके पास फोन करते हैं और कहते हैं कपटी, तूने मेरा नाम लेकर शिव से 2 लाख रुपए लिए हैं, पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। डूब मर चुल्लू भर पानी में कमीन, बाप के नाम से भाई को ठग रहा है। कल सुबह तक वो पैसे मेरे हाथ में होने चाहिए, वरना तेरे छोटे भाई को बता दूंगा और तू उसको चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। रात को अंजलि के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वो बताता है कि मेरा बिट्स में एडमिशन हो गया है, कल ही जा रहा हूँ, आज रात मुझसे मिलने आ सकती हो क्या? फिर अंजलि तैयार होकर उससे मिलने जाती है। दूसरी तरफ आनंद अपने भाई के शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ी को अनलॉक करता है और उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है। आनंद का भाई शिव उस समय घर में बेहोश पड़ा था। फिर आनंद जयपुर में आरती के पास पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचते ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दूसरी तरफ अंजलि भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाकर पुलिस स्टेशन वापस आती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको गर्भ निरोधक गोली देता है। फिर जब वो रूम के अंदर जाकर वो गोली खाती है तो उसके दिमाग की घंटी बजती है। वो देखती है कि उसने गोली खाने से पहले रूम को अंदर से बंद कर लिया था। फिर वो एसएचओ के पास फोन करती है। वो बताती है कि सर, दरअसल लड़कियों को पता ही नहीं होता था कि वो साइनाइड ले रही हैं। उनको लगता था कि वे गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, क्योंकि सभी लड़कियों के मरने से पहले उनके शारीरिक संबंध बने थे। वो जरूर गोली के ऊपर साइनाइड की एक परत चढ़ा देता होगा। फिर एसएचओ कहता है सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा देखनी होगी। अगले दिन सुबह आनंद आरती के लिए एक गर्भ निरोधक गोली लेकर आता है और कहता है कि मेडिकल वाले ने कहा है इसको लेते समय उल्टी भी हो सकती है, इसलिए आगे एक बस स्टॉप है, उसके बाथरूम में जाकर ले लेना। फिर वो आरती को बस स्टैंड पर उतार देता है और कहता है कि मैं वेट करता हूँ, जल्दी आना। फिर आरती के अंदर जाते ही आनंद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो जाती है और वहां पर पुलिस आ जाती है। जब वे टॉयलेट का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहां पर उनको आरती की लाश मिलती है। दूसरी तरफ जब कैलाश पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसके माँ बाप उसको समझाते हैं कि जाकर अपनी वाइफ को लेकर आओ, ऐसे समय में उसको तुम्हारी जरूरत है। कैलाश कहता है ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है, ऐसे में कौन अपने बच्चे को जन्म देना चाहेगा। उसके पिता कहते हैं दुनिया में जालिम लोग हैं तो भले लोग भी तो हैं। कैलाश कहता है मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। दूसरी तरफ आनंद के भाई शिव को भी होश आ जाता है। फिर वो अपनी शॉप पे जाने लगता है क्योंकि आंख न खुलने के कारण वो लेट हो गया था। फिर एक हवलदार मैडम अंजलि को आकर बताता है कि एक और लड़की की लाश मिली है। फिर जब अंजलि मुर्दा घर में उसको देखने जाती है तो उसको देखकर कहती है ये तो आरती की बहन है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है क्या मरने से पहले इसने शारीरिक संबंध बनाए थे। डॉक्टर हाँ कह देती है। फिर पूछने पर डॉक्टर बताती है कि मरने से कुछ देर पहले ही अगर इसने गर्भ निरोधक गोली खाई होगी तो पोस्टमार्टम में उसका भी पता चल जाएगा। फिर मैडम मौकाए वारदात पर जाती है। मैडम पूछती है क्या इसके पास पानी की बोतल थी। लेडी कांस्टेबल बताती है कि बोतल थी और उसको फोरेंसिक में भेजा है। मैडम कहती है उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट जैसे ही आए मुझे बताना। फिर बाहर जाकर मैडम कांस्टेबल को कहती है इस सीसीटीवी की भी फुटेज निकलवाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि आनंद फिर से मरियम के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो उसको कहीं और शिफ्ट होने के बारे में कहता है और साथ में उसको शादी के लिए प्रपोज भी करता है। दूसरी तरफ एसपी साहब एसआई कैलाश को लताड़ते हैं और कहते हैं कि अगर ठाकुर साहब की बेटी नहीं ढूंढी तो वो मेरी नौकरी डकार जाएगा और अभी तक तुमने ये भी पता नहीं लगाया कि अल्ताफ को कौन भगा कर ले गया था। जाओ और अगली बार तभी शक्ल दिखाना जब इनमें से एक केस सॉल्व कर दो। उस दिन एसपी कैलाश की खूब बेइज्जती करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसएचओ हॉस्पिटल में जाकर अंजलि से मिलता है। अंजलि बताती है कि उस लड़की का बाप आया था। ये वही लड़की है जिसको ढूंढने के लिए मैं उसके घर गई थी। उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं उसकी बहन हूँ और मैंने मान लिया। एसएचओ कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर जब वे अंदर जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इसके पेट में से एक पिल मिली है। अब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि पिल किस चीज की है।
फिर जब अंजलि पुलिस स्टेशन जाती है तो हवलदार उसको बस स्टैंड की फुटेज दिखाता है। फिर मैडम जूम करके उस कार का नंबर नोट कर लेती है और हवलदार को कहती है कि कल पता लगाना ये गाड़ी किसकी है। फिर वो ये बात जाकर एसएचओ को बताती है कि हमें कार का नंबर मिल गया है, उसी ने ही बाकी लड़कियों का भी खून किया होगा। एसएचओ कहता है अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। दूसरी तरफ मरियम अपनी सहेली को बताती है कि मैं रिचर्ड के साथ शादी करने वाली हूँ। उसकी सहेली कहती है कि तुम सिर्फ ऑनलाइन ही उससे मिली हो, ऑनलाइन का प्यार नकली होता है। लेकिन मरियम कहती है मैं उसको पिछले 3 साल से डेट कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। तभी मैडम अंजलि के पास हवलदार का फोन आता है। वो बताता है कि जो गाड़ी बस स्टैंड पर आरती को छोड़ने के लिए गई थी वो शिव स्वर्ण कार की गाड़ी थी। मैडम समझ जाती है कि वो आनंद का भाई है। फिर पुलिस वाले शिव के शोरूम पर जाते हैं। अंजलि उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगती है और कैलाश वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालने के लिए कहता है। जब पुलिस शिव को वहाँ से ले जा रही थी तब आनंद लोगों की भीड़ में खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, क्योंकि ये सारा उसी का ही तो प्लान था। कैलाश दुकान वाले लड़के से पूछता है साइनाइड भी रखते हो क्या? वो कहता है नहीं साहब, वो तो नीचे वर्कशॉप में यूज होता है। फिर कैलाश नीचे जाता है और साइनाइड की बोतल उठा लेता है। फिर एसएचओ और अंजलि शिव से पूछताछ करने के लिए आते हैं। फिर अंजलि आरती की फोटो दिखाकर पूछती है इस औरत को जानते हो? शिव मना कर देता है। फिर अंजलि पूछती है कि परसों रात से लेकर कल सुबह तक तुम कहाँ थे? शिव बताता है कि अपने घर पर ही था। पूछने पर वो बताता है कि मैंने परसों रात एक पैग लिया था, उसके बाद मुझे नींद आ गई और कल सुबह ही जाग खुली। फिर अंजलि उसको उसकी कार की फुटेज दिखाती है। शिव कहता है ये गाड़ी तो मेरी ही लग रही है। आरती कहती है कि तुम्हारी गाड़ी से निकलने के कुछ देर बाद ही ये लड़की मारी हुई पाई गई। ये बात सुनकर शिव स्वर्णकार की हवा निकल जाती है। फिर एसएचओ कहता है थोड़ा सोच विचार लो, अगली बार सवाल पूछे तो सही सही जवाब देना। फिर जब गाड़ी की चेकिंग की जाती है तो गाड़ी में उन लड़कियों की भी तस्वीरें मिलती है जो मारी जा चुकी थी। फिर अंजलि कहती है सर 10-12 साल तक ये इतनी सावधानी से काम करता रहा और आज अचानक से एक साथ इतने सारे सबूत हाथ लग गए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी वहाँ हवलदार रिपोर्ट लेकर आता है। वो बताता है कि जो गोली आरती के पेट में मिली थी वो गर्भ निरोधक गोली थी, वो भी साइनाइड की परत चढ़ी हुई। तभी अंजलि के पास एक और फोन आता है। उसे पता चलता है कि उसके पास से जो पानी की बोतल मिली है उसके ऊपर लड़की के साथ साथ शिव की उंगलियों के निशान है। फिर वहाँ शिव की वाइफ आती है शिव से मिलने। अंजलि उससे कुछ सवाल जवाब करती है और उसको वापस जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंदूरा का हस्बैंड उससे मिलने जाता है। वो कहता है कि तुम्हें घुट घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सारी बात पता चल गई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलिस तुमसे बात करना चाहती है तो मेरे हिसाब से तुमको बात कर लेनी चाहिए। फिर सिंदूरा पैनिक हो जाती है और कहती है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। दूसरी तरफ एसएचओ और अंजलि दोबारा से शिव के पास जाते हैं और उसको लड़कियों की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि बता इन लड़कियों को क्यों मारा। लेकिन शिव कहता है मैं उनको जानता ही नहीं। फिर वो कहता है कि मैं अपनी दुकान के सिवा कहीं पर जाता ही नहीं, आप तफ्तीश कीजिए, जब ये मर्डर हुए होंगे तब मैं अपनी दुकान पर ही बैठा होऊंगा। दूसरी तरफ कैलाश सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसको एक फुटेज में अंजलि और एसएचओ दिख जाते हैं। वो समझ जाता है कि अल्ताफ को इन दोनों ने ही अगवा किया था। फिर वो बाहर जाकर एसपी को फोन करता है और कहता है कि अल्ताफ के बारे में कुछ पता चला है, आपको मिलकर बताना चाहता हूँ। एसपी कहता है ऑफिस में ही हूँ, आ जाओ। फिर जब वो अपना बैग उठाकर जाने लगता है तो अंजलि उसको थोड़ा काम में हाथ बटाने के लिए कहती है, लेकिन कैलाश कहता है कि मुझे एसपी साहब ने बुलाया है। फिर कैलाश झुंझुनू के लिए निकल पड़ता है। वहां जाते समय उसके दिमाग में कई तरह के सवाल जवाब चल रहे थे। फिर वो अपनी एक्टिवा खड़ी करके मिट्टी के टीले के ऊपर चढ़ जाता है। अब फाइनली उसे समझ में आ गया था, जहां वो मतलबी बनकर खुद के प्रमोशन के पीछे भाग रहा था, वहीं आरती और एसएचओ बिना किसी बात की परवाह किए सच्चे इंसान की तरह हेल्प कर रहे थे। अब उसे खुद के ही सवाल का जवाब मिल गया था, यानी कि दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, और ये बात सोचकर वो रोने लगता है। फिर जब वो एसपी के दफ्तर में पहुंचता है तो वहां जाकर एसपी साहब से माफी मांगता है और कहता है कि सर वो खबर गलत निकली। फिर एसपी साहब उसे दोबारा डांटते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में अपनी वाइफ से मिलने जाता है जो कि वहां पर अपने टेस्ट करवाने आई थी। फिर उसकी सास वहां से चली जाती है। अब शायद ये भी अपने बच्चे को जन्म देना चाहता था। अगले दिन सुबह तक अंजलि और सभी हवलदार शिव की दुकान की फुटेज देखने में लगे हुए थे और उसके मोबाइल की लोकेशन भी दुकान पर ही थी। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि कोई उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर अंजलि एसएचओ को जाकर बताती है कि शनिवार और रविवार को भी शिव अपनी दुकान पर ही होता है। एसएचओ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अंजलि कहती है सर मुझे तो लगता है कि जैसे किसी ने ये सब कुछ हमें थाली
थाली में परोस कर दे दिया हो। फिर वो एसएचओ से थोड़ा टाइम मांगती है और कहती है कि मुझे सच ढूंढ निकालने के लिए थोड़ा टाइम दो। फिर वो उसी होटल में जाती है जहाँ पर आनंद की वाइफ वंदना काम किया करती थी। फिर वो वंदना से जाकर मिलती है और पूछती है तुम्हारा पति कहाँ है, मुझे शक है वो अपने भाई को फंसा रहा है। वंदना कहती है वो अपने काम पर गया होगा। आरती कहती है मैं उसके कॉलेज से ही आ रही हूँ, पिछले 2 दिनों से वो कॉलेज में नहीं आया। शायद तुम अपने पति को इतना अच्छे से नहीं जानती जितना तुम्हें लगता है। जया की मौत भी एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। उसके हेयर ड्रायर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फिर वो उसके सामने उन्हीं लड़कियों की फोटो रख देती है और कहती है कि तुम्हारा पति पहले इनको अपने प्यार में फंसाकर घर से भगा कर ले गया और फिर इनको मार डाला। वंदना कहती है बिना किसी सबूत के तुम किसी पर भी इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती, आप जाइए यहाँ से। फिर अंजलि कहती है कुछ भी बताने का मूड हो तो फोन कर लेना। फिर उनमें से एक फोटो देखकर वंदना घबरा जाती है और उन सभी फोटोज को इकट्ठा करके अपने पर्स में डाल लेती है। फिर घर जाकर वो अपने गहने निकालती है और उसमें से एक लॉकेट लड़की की फोटो वाले लॉकेट से मिलाकर देखती है जो कि बिल्कुल सेम था। जब अंजलि पुलिस स्टेशन जाती है तो एसएचओ कहता है कि चलो सिंदूरा के पास हॉस्पिटल चलते हैं, शायद वो अपनी जबान खोल दे। जब रात को आनंद अपने घर आता है, वंदना उससे पूछती है कहाँ थे तुम। आनंद कहता है कॉलेज में ही था। वंदना कहती है मैंने वहाँ फोन किया था, तुम 2 दिन से वहाँ नहीं गए, सच सच बताओ चल क्या रहा है। आनंद कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। फिर वो अपना लॉकेट और उस लड़की की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या है ये। आनंद कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बके जा रही हो। फिर जब वो पुलिस को फोन करने जाती है तो आनंद जबरदस्ती उसका फोन छीनकर उसको बाथरूम में बंद कर देता है। फिर वो बेड पर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचता है कि क्या करना चाहिए। फिर वो अपनी वाइफ को दिए हुए सभी गहने, पैसे और अपने कपड़े पैक करने लगता है। उसकी वाइफ दरवाजा खोलने के लिए बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन आनंद अपना बैग लेकर घर से चला जाता है और बाहर जाकर वो अपनी वैन स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। इतने में पुलिस वाले भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अंजलि सिंदूरा को विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारा एक बयान कई निर्दोष लड़कियों के घर वालों को इंसाफ दिला सकता है। फिर सिंदूरा बताती है कि उसने मुझे अपना नाम मयूर बताया था। शारीरिक संबंध होने के बाद उसने मुझे गर्भ निरोधक गोली दी। जब मैंने बाथरूम में जाकर उसको जीभ से लगाया तो मैं उसे निगल नहीं पाई। फिर मैंने वॉमिट कर दी और बेहोश हो गई। फिर जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। फिर ये सोचकर कि ये बात बाहर ना निकले, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं लिखवाई। फिर अंजलि सिंदूरा के आगे कुछ तस्वीरें रखती है और मयूर को पहचानने के लिए कहती है। सिंदूरा आनंद की फोटो पर हाथ रख देती है और कहती है यही है वो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं पुलिस वाले आनंद के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि वो अपने घर से भाग ना पाए। घर के अंदर से वंदना खिड़की दरवाजे खटखटा रही थी ताकि कोई उसकी आवाज सुन ले। फिर एसएचओ देखता है कि घर को ताला लगा हुआ है। तभी कैलाश वहां आता है और बताता है कि घर के अंदर कोई औरत चिल्ला रही है। फिर वे ताला तोड़कर घर के अंदर घुसते हैं और घर की तलाशी लेते हैं। फिर अंजलि जाकर वंदना को बाथरूम से बाहर निकालती है। वो बताती है कि आनंद मुझे बाथरूम के अंदर बंद करके घर से चला गया है, शायद वो अपने बाबूजी के पास गया है। फिर एसएचओ कैलाश को बालावास गांव में उसके बाबूजी के घर भेजता है। फिर अंजलि वंदना को अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है ताकि उसकी स्टेटमेंट ले सके। वंदना बोर्ड पर इतनी सारी मरी हुई लड़कियों की फोटो देखकर घबरा जाती है। वो कहती है कि 11 साल से हम एक ही घर में रह रहे थे, फिर भी मैं उसको पहचान नहीं पाई। फिर अंजलि उसकी स्टेटमेंट लेती है। सुबह जब एसएचओ बालावास गांव पहुंचता है तो कैलाश बताता है कि मेरे सामने तो आनंद यहाँ पर नहीं आया। फिर वे उनकी हवेली का दरवाजा खटखटाते हैं। रामू काका जब दरवाजा खोलते हैं तो आनंद के बाबूजी भी वहां आ जाते हैं। एसएचओ कहता है कि आपके घर की तलाशी लेनी है। फिर अंजलि उनको वारंट दिखाती है। वो कहता है जिसको भी अंदर जाना है जाओ, लेकिन यह छोरी अंदर नहीं जाएगी। आज तक किसी नीच के पांव ना पड़े हमारी हवेली में। फिर अंजलि कहती है कि सरकार ने मुझे पूरा हक दिया है आपके घर के अंदर जाने का। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो जाति के आधार पर भेदभाव करने के जुर्म में आपको अंदर कर दूंगी। फिर वे सभी पुलिस वाले हवेली के अंदर जाकर हवेली का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता। फिर अंजलि हवेली के बैक साइड एरिया में जाती है और वहां बनी कोठरी में वीडियोग्राफी करती है। उसे वहां पर साइनाइड की बोतल मिल जाती है। फिर एसएचओ आनंद के पिता को अपना कार्ड देता है और कहता है कि जैसे ही वो घर पर आए मुझे कॉल कर देना, बड़ा कांड करके भागा है तुम्हारा छोरा। तभी अंजलि वहां आ जाती है। वो पूछती है दोनों भाइयों का आपस में रिश्ता कैसा था। आनंद के पिताजी बताते हैं कि मेरा छोटा बेटा गऊ है गऊ, लेकिन आनंद को तो वो कभी पसंद ही नहीं आया। अगर दोनों में से किसी ने कुछ किया है तो मैं दावे के साथ कह सकूं आनंद ने ही किया है। फिर अंजलि कॉलेज जाती है और आनंद का लॉकर चेक करती है। फिर उसको एक किताब के अंदर फैज इकबाल के अकाउंट की रिसिप्ट मिलती है। फिर कैलाश उस बैंक में जाकर पूछताछ करता है। उसको पता चलता है कि उसने वो अकाउंट बंद करवा दिया है। फिर वो अंजलि को फोन करके बताता है कि आनंद ने यहाँ पर फैज इकबाल के नाम से नकली अकाउंट खुलवाया था। अभी पिछले हफ्ते ही उसने अकाउंट बंद करके 16 लाख
रुपए कैश निकलवाए हैं। फिर एसएचओ साहब एसपी के पास जाते हैं और उसे केस के बारे में सारी जानकारी देते हैं और कहते हैं कि उसकी बीवी उसके खिलाफ बयान देने को तैयार है। फिर वो एसपी साहब से एक्स्ट्रा फोर्स की मांग करता है। एसपी साहब कहते हैं कैसे भी करके उसको जल्दी से पकड़ो, इससे पहले कि वो किसी और को मार दे। तभी हाईवे पर लगा सीसीटीवी देखकर एक हवलदार अंजलि को बताता है कि आनंद की वैन चित्तौड़गढ़ की तरफ गई है। फिर वो चित्तौड़गढ़ की हर एंट्री पर नाकाबंदी का ऑर्डर देती है। अब पूरे इलाके में पुलिस चींटियों की तरह फैल जाती है। हर टोल टैक्स पर आनंद की और उसकी वैन की फोटो भिजवा दी जाती है। हर एक गाड़ी और ऑटो रिक्शा को रुकवाकर सवारियों की चेकिंग की जाती है। हर सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी चेकिंग की जाती है। उसको ढूंढने के लिए गांव के बुड्ढों की भी हेल्प ली जा रही थी। फिर कैलाश अंजलि को आकर बताता है कहीं भी उसकी खबर नहीं मिली। फिर वो कासिम से जाकर पूछती है क्या उसके फोन की लोकेशन पता चली। कासिम कहता है कल रात से उसका फोन बंद आ रहा है। फिर अंजलि शिव के पास जाती है और पूछती है कि आनंद के साथ कैसी बनती थी तुम्हारी। शिव बताता है कि मैं तो हमेशा उनके साथ अच्छे से पेश आता था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना भाई माना ही नहीं। मुझे ही नहीं बल्कि वो तो सभी के साथ कटे कटे रहते थे। बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, बस उसी के बाद वो ऐसे हो गए। फिर अंजलि उसको कहती है कि दिमाग पर जोर डालो और याद करो कि उस रात क्या हुआ था। शिव बताता है कि उस रात मैंने एक छोटा सा पैक लगाया था और उसके बाद मुझे नींद आ गई। जब सुबह उठा तो मेरी गाड़ी भी वहीं पर खड़ी थी और सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक था। मैं चाहे कितनी भी पी लूं, पर पहले कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि एक पैक में ही मैं ढेर हो गया हूँ। फिर अंजलि पूछती है क्या पिया था तुमने उस दिन। वो बताता है कि आनंद भैया विस्की की बोतल लेकर आए थे। फिर अंजलि कहती है और शुरू से बता, जब आनंद घर पर आया तब से, वरना मर्डर का चार्ज है तुम पर। फिर शिव सारी बात डिटेल में बताता है और अंजलि उसको एक बोतल की फोटो दिखाती है और पूछती है क्या ये बोतल तुम्हारी है। शिव कहता है पूरी 6 बोतल का सेट है हमारे पास। फिर अंजलि बताती है कि ये बोतल हमें क्राइम सीन पर पड़ी मिली थी, इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। फिर अंजलि शिव के घर जाकर विस्की और पानी की सभी बोतलें उठवा लेती है। फिर अंजलि के कहने पर शिव की वाइफ चेक करके बताती है कि गाड़ी की दूसरी चाबी लॉकर में नहीं पड़ी। फिर पुलिस स्टेशन जाकर वो विस्की की बोतल को लैब में चेक करने के लिए भेजती है। फिर वो एक हवलदार को कहकर सबकी रोटी सब्जी का इंतजाम करने के लिए कहती है, क्योंकि आज रात कोई भी घर नहीं जाने वाला था। अगले दिन सुबह आनंद की वैन को टोल टैक्स पर देखा जाता है। फिर टोल टैक्स वाले भैया उस वैन को पहचान लेते हैं। फिर वो फोन करके पुलिस को बताता है। अब मैडम भाटी को भी पता चल जाता है कि वैन NH 52 पर दिखाई दी है। फिर मैडम समझ जाती है कि वो बीकानेर की तरफ जा रहा है। कैलाश कहता है उससे थोड़ी आगे पाकिस्तान बॉर्डर है, हो सकता है वो वहां पर जाने की तैयारी में हो। फिर वे बीकानेर पेट्रोलियम यूनिट को अलर्ट कर देते हैं। फिर वहां से एक वैन टोल की तरफ जाने लगती है। वे रास्ते में अच्छे से देखते हुए जाते हैं कि सामने से कोई वैन तो नहीं आ रही। पुलिस स्टेशन में अंजलि मैडम टेंस थी। तभी गफूर देखता है कि वो वैन एक होटल पर खड़ी है। फिर वो अपनी गाड़ी रुकवाता है। फिर वो वैन के पास जाकर वैन चेक करता है। ये वही वैन थी जिसकी इनको तलाश थी। फिर वो मैडम को बताता है कि हमें वैन मिल गई है, एक ढाबे पर खड़ी है। फिर मैडम कहती है ध्यान से जाना, वो बचकर भागने ना पाए। फिर गफूर अपने साथियों को आनंद की फोटो दिखाता है। हवलदार अंदर जाकर सभी आदमियों को ध्यान से देखते हैं। तभी उनको आनंद खाना खाता हुआ मिल जाता है। गफूर बताता है मैडम वो सामने बैठकर खाना खा रहा है। फिर हवलदार उससे पूछता है बाहर जो वैन खड़ी है क्या वो तुम्हारी है। वो कहता है हाँ। फिर वे पुलिस वाले उसे धर दबोचते हैं। अब एसएचओ अंजलि और कैलाश को चैन की सांस आती है। फिर जब हवलदार उसे बाहर लेकर आते हैं तो पाते हैं कि ये कोई और ही आदमी है। फिर गफूर बताता है मैडम ये तो कोई और ही आदमी है। फिर वो लड़का बताता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे तो कंपनी वालों ने इसे बीकानेर पहुंचाने को बोला है। फिर गफूर वैन के पेपर्स देखकर बताता है कि आनंद ने कुछ दिन पहले ही ये गाड़ी इनकी कंपनी को बेच दी है। फिर मैडम गाड़ी को कस्टडी में लेने को कहती है। फिर एसएचओ अंजलि को परेशान देखकर उसको घर जाने को कहता है, क्योंकि वो पिछले 60 घंटों से लगातार काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब कैलाश अपने डेस्क पर आराम कर रहा था तब एक हवलदार उसको आकर बताता है कि झुंझुनू की कोर्ट से आपको बुलाने का आदेश आया है। आज 2 बजे आपको कोर्ट में हाजिर होना है। फिर कैलाश कोर्ट में पहुंचकर देखता है कि वहां पर ठाकुर की बेटी रजनी और अल्ताफ शादी कर रहे थे। उन दोनों ने अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग भी की थी। फिर जज साहब एसआई कैलाश को कहते हैं कि मैं अल्ताफ के ऊपर आरती को भगाने का जो केस दर्ज है रद्द कर रहा हूँ। फिर वकील कहता है जो ठाकुर साहब ने रजनी के ऊपर 1 लाख की चोरी का इल्जाम लगाया है वो भी केवल दबाव बनाने के लिए लगाया है। फिर जज साहब उस एफआईआर को भी तत्काल प्रभाव में निरस्त कर देते हैं। फिर जज साहब एसआई कैलाश को ऑर्डर देते हैं कि दोनों याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा का बंदोबस्त करें। फिर कैलाश उन दोनों को अपने नए जीवन की शुरुआत पर बधाई देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हवलदार स्टेटमेंट देखकर अंजलि मैडम को बताता है कि आनंद ने फैज इकबाल के कार्ड से एक जगह पर पेमेंट की थी। फिर मैडम कासिम को बुलाकर उस जगह का पता लगाती है। फिर वे वहां
वहां पर जाकर छानबीन करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि उसने काठमांडू से कराची की टिकट का प्रिंट आउट भी निकाला था दिग्विजय सिंह के नाम से, और वो भी कल। फिर मैडम एसएचओ को बताती है कि साइबर कैफे वाला बता रहा था कि आनंद ऑनलाइन किसी लड़की से बात किया करता था। कासिम पता लगा रहा है वो कहां बात किया करता था। तभी रात को आनंद चोरों की तरह अपने पिता की हवेली में घुसता है, क्योंकि हवेली के बाहर पुलिस तैनात थी। फिर वो पीछे वाले गेट से हवेली के अंदर घुस जाता है। उसको बहुत भूख लगी थी, इसलिए सबसे पहले वो फ्रिज में से खाने का सामान निकालकर अपनी भूख मिटाता है। फिर वो अपने बाप के कमरे में जाता है। उसका बाप कहता है निकल साले इधर से। आनंद कहता है मैं बस एक रात के लिए यहाँ छिपने आया हूँ। उसका बाप कहता है कि मैं पुलिस को खुद बुलाऊंगा यहाँ पर और तुझे उनके हवाले करूंगा। आनंद कहता है तो मैं भी पुलिस को बता दूंगा, तूने ही मेरी माँ को मारा है, वो भी मेरी आंखों के सामने, और मेरी बात कोई और माने ना माने, लेकिन तेरा लाडला शिव तो मान ही जाएगा। फिर वो अपने बाप को लेकर नीचे वर्कशॉप में जाता है। उसका बाप कहता है कि शिव से जो पैसे लिए थे वो कहाँ है। आनंद कहता है हमारे पास है, बल्कि तूने जो अकाउंट में 10 लाख जोड़ रखे हैं वे भी तू मुझे ला कर देगा। सुबह 11 बजे तक सारा पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए। फिर वो बाहर से कमरे को ताला लगाने के लिए कहता है। फिर सुबह जब उसका बाप दरवाजा खोलता है तो उसको 10 लाख रुपए ला कर देता है और कहता है कि अच्छा हुआ तेरी माँ को पहले ही ठिकाने लगा दिया, वरना तुझे देखकर बेचारी को बहुत दुख होता। फिर आनंद पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए कहता है और बता देता है कि आज वो बॉर्डर क्रॉस करने वाला है। फिर उसका बाप देखता है कि वो हवेली की दीवार कूदकर वहां से चला गया है। उसके वहां से बाहर जाते ही आनंद का बाप एसएचओ को फोन मिलाता है और उनको अपने बेटे की खबर देता है। फिर पुलिस वाले वहां आसपास के इलाकों में फैल जाते हैं और बॉर्डर के पास बनी झोपड़ियों पर नजर रखते हैं, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना वो दूसरी पार जा ही नहीं सकता था। तभी वहां पर एक ट्रक आता है। फिर उसके अंदर उन लोगों को बिठाया जाता है जो दूसरी तरफ जाना चाहते थे। आसपास फैले पुलिस वाले अंजलि मैडम को खबर देते हैं। फिर मैडम कहती है कि हम ट्रक निकलने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। फिर ट्रक के रवाना होते ही पुलिस वाले ट्रक को घेर लेते हैं। फिर वे सभी को बाहर निकाल कर देखते हैं, लेकिन उन लोगों में आनंद नहीं था। जब रात होती है तो आनंद रेलवे स्टेशन पर आता है और चुपके से मालगाड़ी के अंदर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मालगाड़ी चल पड़ती है और इस तरह आनंद पुलिस से बचता हुआ राजस्थान से बाहर चला जाता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि आनंद राजस्थान से भागकर मुंबई आ गया था। फिर वो अपने भाई के पास कॉल करता है। उसका भाई पूछता है आप कहाँ हो। आनंद कहता है कि अपनी खैर खबर देने के लिए फोन नहीं किया, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ को हमारे बाबूजी ने ही मारा था। माँ सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। बाबूजी ने हमें सबको झूठ बोलने के लिए कहा था। फिर उसका फोन कटने के बाद शिव अंजलि मैडम को फोन लगाता है। फिर अंजलि मैडम ये बात जाकर एसएचओ को बताती है। फिर जहाँ से आनंद ने कॉल की थी वहाँ पर मुंबई पुलिस भेजी जाती है, लेकिन आनंद वहाँ पर था ही नहीं। वहाँ एक हवलदार को डस्टबिन में से उसका फोन मिलता है। तभी शिव अपने बाबूजी के पास बालावास जाता है और उनको कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, आपने माँ के साथ क्या किया था। आज से आप मेरे लिए और मैं आपके लिए मर गया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। आनंद गोवा की एक चर्च में मरियम के साथ शादी कर लेता है। विटनेस के तौर पर उन लोगों ने मिस्टर एंड मिसिस डिसूजा को बुलाया था। मिस्टर डिसूजा उस स्कूल के प्रिंसिपल थे जहां आनंद बच्चों को पढ़ाया करता था। फिर वे चारों बैठकर लंच करते हैं और बातें शातें करते हैं। तभी आनंद उठकर वॉशरूम जाता है और वहां वो मरियम के फोन में से सिम निकालकर तोड़कर फेंक देता है और फोन को भी वहीं पर छोड़ देता है। फिर वहां से जब वे दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं तो मरियम कहती है मैं अपना फोन रेस्टोरेंट में भूल आई। आनंद कहता है कोई बात नहीं, हम नया फोन ले लेंगे, वैसे भी अब वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अब राजस्थान में लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए थे कि पुलिस की नाकामी के कारण मुजरिम उनके हाथ से बचकर भाग गया। तभी कासिम आकर बताता है कि आनंद ने साइबर कैफे के कंप्यूटर से जो डेटा डिलीट किया था वो मैंने रिस्टोर कर लिया है। वो किसी दोस्ती chat.com पर वीडियो चैट किया करता था। फिर मैडम उसको IP एड्रेस और डोमेन दोनों का ही पता करने के लिए कहती है। रात को जब आनंद घर आता है मरियम उसको एक लेटर देती है और कहती है कि तुम सुबह इसको पोस्ट कर देना। वो लेटर उसने अपनी फ्रेंड को लिखी थी ताकि उसको पता चल जाए कि मरियम बिल्कुल ठीक ठाक है। फोन खो जाने के कारण उसके पास अपनी फ्रेंड का नंबर नहीं था, लेकिन सुबह जब आनंद अपने स्कूल जाता है तो वो लेटर पोस्ट करने की बजाय नदी में बहा देता है। फिर दोपहर को वो मरियम के पास कॉल करके बताता है कि मैं पंजिम जा रहा हूँ, मुझे वहां से कुछ किताबें ऑर्डर करनी है। फिर वो एक साइबर कैफे पर बैठकर सर्च करता है लेडीज हॉस्टल इन पंजिम और फिर उसका प्रिंट निकाल लेता है। उसके बाद वो हॉस्टल के पास जाकर एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भाव नहीं देती। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक और लेडी आती है। आनंद उसको कहता है एक्सक्यूज मी, दरअसल मेरा स्कूटर खराब हो गया है और मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, यहाँ बस आती रहती है क्या? वो लेडी बताती है यस, इन एवरी 20 मिनट्स। फिर बातों बातों में वो लेडी से पूछ लेता है कि वो कहाँ जा रही है। फिर आनंद कहता है कि मैं भी मीटिंग के लिए वहीं जा रहा हूँ।
फिर वो अपने लिए एक ऑटो रुकवाता है। फिर वो लेडी को कहता है अगर आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा। फिर वो लेडी उसके साथ ऑटो में बैठ जाती है। रास्ते में आनंद उसको अपना नाम कार्तिक बताता है और अपना बिजनेस कार्ड भी उसको देता है। लेडी अपना नाम रेणुका बताती है, जो कि गोवा के चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करती थी। वहाँ उसकी नाइट शिफ्ट थी। फिर जब वो रेणुका को ड्रॉप करता है तो कहता है कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, अगर आप टच में रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर वो अपना मोबाइल चेक करता है जिसमें रेणुका ने हाय का मैसेज भेजा था। दूसरी तरफ एसएचओ एसपी साहब को बताता है कि आनंद ने रिचर्ड के नाम से एक आईडी बनाई हुई थी। वो कैफे में जाकर हर रोज एक मरियम नाम की लेडी से बात किया करता था। जब हमने उस लड़की को ट्रेस किया तो वो नागपुर के क्रिश्चियन एनजीओ से थी। हमें तुरंत नागपुर के लिए रवाना होना चाहिए। फिर अगले दिन रात को आनंद रेणुका के पास कॉल करता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है। फिर वे दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ एसएचओ अब अपनी पैकिंग कर रहा था। तब उसकी वाइफ को जब ये पता चलता है कि अंजलि भी साथ जा रही है तो वो रोने लगती है। वो कहती है मुझे तो पहले ही शक था, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, अब मत आना वापिस, वहीं रहना अपनी अंजलि के साथ। अब एसएचओ बेचारा फंस गया था, ना घर का ना घाट का। फिर वे नागपुर में पहुंचकर सेवा सदन जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मरियम को यहाँ से गए 1 महीना हो गया है। उसने शादी कर ली और कहां पर की ये नहीं पता। फिर वो उनको मरियम का एड्रेस बताता है जहां वो रहा करती थी। वो मैडम भी बताती है कि 1 महीना पहले ही वो यहाँ से चली गई। फिर अंजलि के पूछने पर वो बताती है कि वो रूम की पेमेंट गोवर्धन कोऑपरेटिव बैंक सीताबड़ी ब्रांच के चेक से किया करती थी। फिर वे उसकी फ्रेंड के पास जाते हैं। वो बताती है कि गोवा जाने से पहले उसने एक बार कॉल की थी, उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। उसने किसी रिचर्ड नाम के आदमी से शादी कर ली है। वे 3 साल से टच में थे। फिर वो लड़की मरियम की फोटो दिखाती है। फिर बैंक जाकर उनको पता चलता है कि गोवा जाने से पहले उसने 10,000 रुपए विड्रॉ किए थे, लेकिन अभी भी उसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पड़े हैं। फिर एसएचओ कहता है कि उसके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी हो तो इस नंबर पर कॉल करना। फिर एसएचओ एसपी के पास फोन करके गोवा जाने की परमिशन मांगता है। एसपी कहता है कि पहले गोवा पुलिस से कांटेक्ट कर लो, जरूरी हो तो ही जाना, हमारे पास बजट कम है। अगले दिन आनंद रेणुका से मिलता है और उसे घुलने मिलने की कोशिश करता है। वो ये पता कर लेता है कि रेणुका अपनी फैमिली से दूर रहती है और ये अब तक कुंवारी भी है। फिर वे मूवी देखने जाते हैं और वहाँ एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। फिर जब उसकी वाइफ पूछती है कि रात को घर लेट क्यों आते हो तो वो कहता है कि अब मैं फैमिली वाला हो गया हूँ, इनकम भी तो बढ़ानी पड़ेगी, मैंने पंजिम में ट्यूशन भी पकड़ ली है। मरियम कहती है मैं भी तो जॉब कर सकती हूँ, लेकिन आनंद कहता है नहीं, तुम बस मम्मी बनने पर फोकस करो। फिर अगले दिन वो रेणुका को प्रपोज करता है। रेणुका खुश होकर हाँ कह देती है। अब मरियम की फोटो भी पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर लग जाती है। अंजलि फिर से अपने प्रोफेसर की हेल्प लेती है। प्रोफेसर कहता है कि ये सीरियल किलर है, ज्यादा दिन तक बिल में छिप कर नहीं बैठेगा, तुम बस अपने आंख कान खुले रखो। दूसरी तरफ आनंद मरियम को कहता है कि मैं सैटरडे और संडे को पंजिम में ही रहूंगा, मंडे को वापस लौटूंगा और मंडे का पूरा दिन तुम्हारे नाम। मैंने मंडे की ऑलरेडी छुट्टी ले ली है। तभी थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक मैकेनिक आता है जो कि फ्रिज ठीक करने के लिए आया था। मरियम ने ही इसको फोन करके बुलाया था। मैकेनिक कहता है कि फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो गया है, नया डालना पड़ेगा, जो कि 12,000 रुपए का है। फिर मरियम उसकी पेमेंट डेबिट कार्ड से कर देती है। पेमेंट होते ही उसके बैंक में नोटिफिकेशन आ जाता है और इस बात का जैसे ही एसएचओ को पता चलता है वो कैलाश और अंजलि को लेकर गोवा के लिए रवाना हो जाता है। फिर गोवा जाकर वे गोवा पुलिस की हेल्प लेते हैं। एसएचओ कैलाश की ड्यूटी गोवा पुलिस के साथ ही लगा देता है। फिर वे उस मैकेनिक के पास जाते हैं जो उनके घर पर फ्रिज ठीक करने गया था। वो दोनों की पहचान कर लेता है। फिर वो उन सबको मरियम के घर पर लेकर जाता है। वहां जाकर वे घर की तलाशी लेते हैं। फिर अंजलि मरियम को आनंद का वारंट दिखाती है और उससे पूछती है कि रिचर्ड कहाँ है। वो बताती है कि इस समय वो पंजिम में है। अंजलि कहती है वो 29 लड़कियों का मर्डर कर चुका है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तुम अभी तक जिंदा हो, तुम प्लीज उसको फोन करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछो। जब उसके फोन की लोकेशन पता चलती है तो वहां पर कैलाश कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन उसको आनंद कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। फिर उसको एक स्कूटर की डिग्गी में से आनंद का फोन मिलता है, लेकिन ये स्कूटर सुबह से ही यहीं पर खड़ा था। फिर अंजलि गोवा पुलिस को बताती है कि हमें उसको जल्दी से पकड़ना होगा, वरना शाम तक एक और लड़की की जान चली जाएगी। इंस्पेक्टर बताता है कि गोवा की हर गली में 50 होटल हैं, कहाँ ढूंढेंगे उनको? एक रास्ता है, गोवा के होटल ओनर्स की एक एसोसिएशन है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस समय आनंद रेणुका का शिकार करने की तैयारी में था। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। फिर वो कहता है ओ तेरी की सेफ्टी तो भूल ही गया, मैं कल सुबह तुम्हें एक गोली ला कर दूंगा, वो खा लेना। इतने में सभी होटल्स के साथ साथ इनके होटल के रिसेप्शन पर भी आनंद की फोटो के साथ नोटिस पहुंच जाता है। होटल मैनेजर उसको पहचान जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है। एसएचओ पूछता है कहाँ है वो। फिर उसके रूम का नंबर पूछकर सभी रूम की तरफ जाने लगते हैं। जब वे रूम के अंदर मस्ती से सो रहे थे तो पुलिस दरवाजा खोलकर रूम के
अंदर चली जाती है। फिर अंजलि और एसएचओ उसको पकड़ लेते हैं। अंजलि रेणुका को बताती है कि ये 29 लड़कियों का मर्डर कर चुका है। सुबह तक 30 होने वाली थी। फिर उसको वापस मंडावा लेकर जाया जाता है। फिर एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और बताते हैं कि 29 लड़कियों का मर्डर करने वाले इस सीरियल किलर को हमारी होनहार राजस्थान पुलिस ने गोवा जाकर पकड़ा है। वहाँ पर ये एक और मासूम का शिकार करने वाला था। मैं मंडावा पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने रात दिन अपनी मेहनत और सूझबूझ से इस कातिल को पकड़ा। फिर आनंद को हवालात में बंद कर दिया जाता है। फिर अंजलि उससे पूछती है क्यों उन मासूम लड़कियों की जान ले रहा था। आनंद कहता है कोई भी मासूम लड़की अनजान मर्दों के साथ हंसी मजाक नहीं करती। जो छोरियां अपनी हदें जानती है मैं उनको कुछ नहीं कहता था। मैं तुमको भी जानता हूँ कैसे ताड़ती हो अपने बॉस को। मारे से कुछ नहीं छुपा सकती अंजलि, मारे को सब दिखता है, तुम्हारी नियत, तुम्हारी औकात, सब। फिर अंजलि वापस अपनी कास्ट चेंज करवाने के लिए निवेदन पत्र देती है। अब वो भाटी से दोबारा मेघवाल बनना चाहती थी क्योंकि इंसान अपने कर्मों से बड़ा या छोटा होता है, जात से नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।